मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर फिनिश कर लिया था। कल हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी सीरीज को रीड किया था। एक क्वेश्चन मुझसे व्हाट्सएप पर पूछा गया था, तो मैं उसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद मैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन लेता हूँ। हम लोग ना क्लास एंड फ्रीक्वेंसी है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी है हमारे लिए 3, 7, 10, 6 एंड 4। सर क्लास एंड फ्रीक्वेंसी हमारे पास है। क्लास के लिए हम लोग हिस्टोग्राम को प्रेफर करते हैं, तो हम लोग ना ऐसा हिस्टोग्राम बनाते हैं। यहाँ हमारे लिए क्लास होता 0 to 10, वही क्लास बाउंड्री को लेते हैं 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। एंड OI एक्सिस पर हम लोग फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करते हैं। तो हमने फ्रीक्वेंसी को लिया 2, 4, 6, 8 एंड 10। 0 to 10 का हम लोग यहाँ 3 पर, 10 to 20 का बेटा हम लोग यहाँ 7 पर बनाते। 7 पर 20 to 30 का 10 पर, 30 to 40 का 6 पर एंड 40 to 50 का 4 पर। ये हिस्टोग्राम हमारे लिए हुआ और क्लास इंटरवल इक्वल है, तो मैंने बोला था सर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बना सकते हैं। तो ये ऐसा बनता ना, हम लोग यहाँ मिड पॉइंट को अटैच करते और इनको मर्ज कर देते, तो ये पॉलीगन हो जाता। प्रैक्टिकली ये ऐसा है कि हम लोग ना यहाँ पर ये जो आपने डॉट लगाए ना, ये मिड वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इन क्लासेस की मिड वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। अब थोड़ा सा सोचना, देखो ये जो हिस्टोग्राम बन रहा है ना, ये तो फिर भी एक्यूरेट आंसर है कि 0 to 10 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के आए हैं। ये अगर पॉलीगन बनाते हैं ना, तो ये शो करता है कि 5 मार्क्स 3 स्टूडेंट के आए हैं। ये अपने आप में रॉन्ग एक्सप्लेनेशन है। आप समझो बात को, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ जब मैंने पॉलीगन को बनाया ना, तो OX एक्सिस पर ये पॉलीगन अगर बनाता तो मैं यहाँ पर मिड वैल्यू लेता ना। क्लास थे मेरे 10, 20, 30, 40, 50 ना। मैं अगर बिना हिस्टोग्राम के भी पॉलीगन बनाता तो ये ऐसा होता ना कि 5 का डॉट बेटा मेरे लिए लगता है यहाँ 3 पर, 15 पर डॉट लगता 7 पर। तो ये शो करता कि ये 3 मार्क्स आए 5 स्टूडेंट्स के, ये बेटा 7 स्टूडेंट्स के 15 मार्क्स आए। बट ये रॉन्ग है, 0 से लेकर 10 मार्क्स आए 3 स्टूडेंट्स के। बट फिर भी अगर क्लास इंटरवल इक्वल है ना, तो इक्वली पर हम लोग फिर भी उस एजम्पशन को एक बार मान लेते हैं कि चलो ना, ये 5 मार्क्स आए होंगे 3 स्टूडेंट्स के, 15 मार्क्स आए होंगे 7 स्टूडेंट्स के, जबकि ऐसा है नहीं। अब अगर क्लास इंटरवल अनइक्वल हो जाता है ना, तो ये एक्सप्लेनेशन देना अपने आप में एक इररिलेवेंट हो जाता है। अब क्लास इंटरवल अनइक्वल होता तो फिर ये क्या जाता है कि 5 मार्क्स आए बेटा 3 स्टूडेंट्स के, मान लो ये हो रहा होता 25 मिड वैल्यू। अगर क्लास इंटरवल अगर इक्वल होता मान लो, तो ये होता मान लो मिड वैल्यू 20। तो अपन ऐसा बोलते हैं ना, 5 मार्क्स आए होते 3 स्टूडेंट्स के, 20 मार्क्स आए हैं 7 स्टूडेंट्स के। मान लो ये क्लास इंटरवल अनइक्वल होता। मुझसे ये पूछा गया था कि सर इक्वल इंटरवल में तो आपने कहा कि हम हिस्टोग्राम और पॉलीगन बना सकते हैं, सर अनइक्वल में भी जब हिस्टोग्राम बना सकते हैं तो पॉलीगन क्यों नहीं बना रहे? वो इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं है। सेंस तो वैसे इक्वल वाले में भी पॉलीगन का नहीं है। आप दिमाग लगाओ ना, मैं कह रहा हूँ 25 मार्क्स आए बेटा हमारे लिए 10 स्टूडेंट्स के, तो ये तो रॉन्ग है ना। रियली में तो 20 to 30 के बेटा हमारे लिए 25 मार्क्स है। फिर भी क्योंकि हम लोगों के लिए क्लास इंटरवल इक्वल है ना, तो इक्वल डिफरेंस पर हम लोग एक ठीक है एक्सप्लेनेशन में डाल सकते हैं। बट इक्वली ना होकर अनइक्वल होता, 0 to 10 मान लो, 10 to 30, 30 to 70 हो गया, और 72 मान लीजिए हमारे लिए 100। ऐसा कुछ इंटरवल है और कुछ फ्रिक्वेंसी हमारे लिए है। अब अगर मैं इनका ना पॉलीगन बनाता, मान लो मिड वैल्यू निकालता, तो ये मिड वैल्यू ऐसे आती 5, 20, 50, 85। तो ये तो बहुत ही रिलेवेंट आंसर हो जाता अगर मैं इनका पॉलीगन बना रहा होता है इस तरीके से। ये क्या कहता है कि 5 मार्क्स आए 3 स्टूडेंट्स के, 20 मार्क्स आए 7 स्टूडेंट्स के, 50 मार्क्स आए 10 स्टूडेंट्स के, 85 मार्क्स आए 6 स्टूडेंट्स के।
तो ये आंसर अपने आप में बहुत ही इररिलेवेंट हो जाता है। इररिलेवेंट आंसर तो ये भी है, इसका कोई सेंस है नहीं, बट फिर भी ठीक है, आप इक्वल डिफरेंस पर है तो एक जजमेंट के लिए बोल सकते हो। ये रीजन रहता है कि हम लोग इक्वली में तो हिस्टोग्राम के साथ पॉलीगन भी बना सकते हैं, बट अनइक्वल में आप कभी भी पॉलीगन को तो प्रेफर करते ही नहीं है। सिर्फ वो हिस्टोग्राम ही करेक्ट आंसर होता है कि ठीक है 0 से लेकर 10 मार्क्स की ये रेंज 3 स्टूडेंट्स हमारे लिए आई है। आई थिंक समझ में आया होगा क्यों हम लोग इक्वल में तो बनाते हैं मगर अनइक्वल में पॉलीगन कभी भी यूज नहीं करते। तो ये कल हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन रीड किया था, 4 टाइप का हिस्टोग्राम, पॉलीगन, ओजाइव एंड फ्रीक्वेंसी कर्व। हिस्टोग्राम बेटा हम लोग एक बार फटाफट से रिव्यू कर ले तो बेटा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनता है, वर्टिकल बार डायग्राम की तरह नजर आता है। ये हमारे लिए 2 डायमेंशनल होता है इसलिए इसको एरिया डायग्राम कहते हैं। इससे हम लोग मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे बेस्ट बेटा प्रेजेंटेशन वे हमारे लिए होता है। ओवरलैपिंग क्लास काम आते हैं इसलिए बेटा कंसेक्यूटिव रेक्टेंगल्स में कोई स्पेस नहीं होता है। यहाँ विड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमारे लिए क्लास इंटरवल के इक्वल होता है और वो एम्फसाइज होता है क्लास बाउंड्री से। हाइट ऑफ रेक्टेंगल बेटा हमारे लिए अगर इक्वल इंटरवल है तो फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है, अनइक्वल हो तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के प्रोपोर्शन में होता है। फिर हमारे लिए बेटा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जनरली ग्रुप फ्रीक्वेंसी नॉन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही यूज किया जाता है, बट ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इन केस अगर आपके पास इक्वल इंटरवल है तो फिर भी आप यहाँ पर शो कर सकते हो। ये लाइन डायग्राम की तरह हम लोगों को नजर आता है। ओजाइव सीएफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है, 2 टाइप का होता है, लेस देन ओजाइव एंड मोर देन ओजाइव। दोनों इंटरसेक्ट जहाँ करते हैं वहाँ मीडियन आता है। मीडियन को सेकंड क्वार्टाइल भी हम लोग बोल सकते हैं और इससे हम लोग क्वार्टाइल्स एंड पार्टीशन वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। ये लाइन डायग्राम के शेप का होता है और इसका शेप लेस देन का हमारे लिए एस शेप कर्व होता है। स्मूथ कर्व हमारे लिए फ्रीक्वेंसी कर्व होता है। फ्रीक्वेंसी कर्व बेटा हमारे लिए लिमिटिंग फॉर्म है हिस्टोग्राम एंड पॉलीगन का, और अप्रोक्सीमेट आइडिया हमारे लिए फ्रीक्वेंसी कर्व का क्वेश्चन के इंटेंट पर हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से पता चल जाता है। 4 तरह का होता है, बेल शेप, यू शेप, जे शेप और मिक्स्ड शेप। तो एक बार क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कल जो हमने देखे थे। मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किससे निकलता है, तो सर बेटा मोड हिस्टोग्राम से निकलता है। मोड को ग्राफिकली निकालने के लिए हिस्टोग्राम हम लोग यूज करते हैं। एरिया डायग्राम हम लोग हिस्टोग्राम को बोलते हैं। क्लास फ्रीक्वेंसी में कंपेयर करने के लिए हिस्टोग्राम काम आता है। सबसे कॉमन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ग्रुप फ्रीक्वेंसी का हिस्टोग्राम होता है। वर्टिकल बार डायग्राम बेटा हमारे लिए हिस्टोग्राम होता है। हिस्टोग्राम बेटा हमारे लिए एक क्लासेस हम लोग ओवरलैपिंग लेते हैं और कंसेक्यूटिव रेक्टेंगल में कोई स्पेस नहीं होता है, ट्रू आंसर है। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है बेटा हमारे लिए क्लास इंटरवल के, करेक्ट है बेटा, हिस्टोग्राम में होता है। और हिस्टोग्राम में जो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल डिसाइड होती है वो क्लास बाउंड्री से, क्योंकि क्लास इंटरवल होता है और इंटरवल के लिए बाउंड्री काम आती है, तो ट्रू आंसर है। सारे क्लास इक्वल है बेटा, तो रेक्टेंगल का जो हाइट है हिस्टोग्राम का वो इक्वल होता है न्यूमेरिकली क्लास फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हम लोग हिस्टोग्राम में यूज करते हैं। अनइक्वल विड्थ होने पर बेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डू नॉट कॉज एनी डिफिकल्टी। अनइक्वल क्लास इंटरवल होने पर आपका हिस्टोग्राम में कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। हिस्टोग्राम में क्लासेस और ऑफ अनइक्वल विड्थ देन द हाइट ऑफ रेक्टेंगल मस्ट बी प्रोपोर्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो ऑब्वियसली बेटा हाइट ऑफ रेक्टेंगल इस केस में हमारे लिए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के प्रोपोर्शन में होती है। सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो नॉन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक ही चीज काम आती है और वो है बेटा हमारे लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। सारे क्लास कॉमन विड्थ हैं तो आप पॉलीगन बना सकते हैं। When the width of our class same, frequency polygon has not the same area, has not the same area कह रखा है, जबकि याद करें कल वो ट्राइंगल वाले केस मैंने बताए थे तो वो एरिया सेम आते हैं, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि एरिया हमारे लिए सेम आएंगे अगर आप लोगों के लिए इक्वल डिफरेंस और आप हिस्टोग्राम एंड पॉलीगन दोनों बनाएंगे तो दोनों का एरिया सेम ही आएगा। For obtaining frequency polygon, we join the successive point whose abscissa represent the corresponding class frequency. तो बेटा हमारे लिए फॉल्स आंसर है। एब्सिसिया का मतलब होता है कि OX एक्सिस पर आप फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करते हो, नहीं OX पर फ्रीक्वेंसी को नहीं लेते हैं, OX पर तो हम लोग क्लास वैल्यू को लेते हैं, X को लेते हैं, तो फॉल्स आंसर होगा। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उसे ओजाइव कहते हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ओजाइव कहते हैं। ओजाइव एक तरह का लाइन डायग्राम होता है। ओजाइव 2 टाइप का होगा, लेस देन एंड मोर देन। द कर्व ऑब्टेन बाय जॉइनिंग द पॉइंट, जिसका एक्स पर तो बेटा हमारे लिए लिमिट होंगी वही अपर लिमिट्स क्लास इंटरवल की, और वाई पर बेटा हमारे लिए सी एफ होती है। मैंने कल बोला भी था OY एक्सिस पर सी एफ प्लॉट कर दो तो वो अजाइब हो जाता है।
मीडियन हम लोग बेटा लेस देन मोर देन ऑजाइव से निकाल सकते हैं, तो सिर्फ एक ही का नाम है तो वो टिक लग जाएगा। फ्रीक्वेंसी कर्व के शेप का एस्टिमेट आइडिया दोनों से लगता है, हिस्टोग्राम एंड पॉलीगन से, बट तुमने ऑप्शन से पॉलीगन ही मिलना है तो पॉलीगन ही टिक लगेगा। फ्रीक्वेंसी कर्व किसका लिमिटिंग फॉर्म है, तो दोनों का लिमिटेड फॉर्मेट होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड हिस्टोग्राम दोनों का। अधिकतर बेटा फ्रीक्वेंसी कर्व कौन सा शेप होते हैं बेटा, तो हमारे लिए बेल शेप होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट वगैरह कुछ भी पूछे ना आप, इसमें एक पॉइंट ध्यान रखो, बेल शेप ही बनते हैं अधिकतर। Last year exam question, histogram is used for the representation of histogram ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आता है, उससे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। कॉमन फॉर्म ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने का फॉर्मेट कॉमन हमारे लिए हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम के लिए क्लास इंटरवल ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप। हिस्टोग्राम के लिए तो आपका इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है, दोनों केसेस में बन सकता है। एरिया डायग्राम हमारे लिए हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम हमारे लिए बेटा रेक्टेंगल के शेप में आता है, 2D हो जाता है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम में बेटा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यूज आती है। विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। मोड हमारे लिए हिस्टोग्राम से निकल सकता है। हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी बेटा एक्सक्लूसिव ही होना चाहिए, बाउंड्री ही होना चाहिए, लिमिट अगर हो तो उसे बाउंड्री में कन्वर्ट करेंगे। जब आपके लिए सारे क्लासेस के क्लास इंटरवल इक्वल हो तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हैज नॉट द सेम एरिया एज द हिस्टोग्राम, सेम एरिया नहीं होता है तो ये गलत है ना, ऊपर भी हमने देखा है बेटा सेम एरिया हमारे लिए होता है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सीएफ डिस्ट्रीब्यूशन को ऑजाइव कहते हैं। लेस देन एंड मोर देन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देन द ग्राफ, लेस देन एंड मोर देन के लिए सीएफ डिस्ट्रीब्यूशन काम आता है और उसके लिए हम लोग ऑजाइव बनाएंगे। ये भी हमने ऊपर देखा था कि ओवाई एक्सिस पर सीएफ होगी तो फिर वो आपके लिए ऑजाइव कहलाएगा। मीडियन, इसके क्वेश्चन कई बार आए हैं बेटा, हर एक दो अटेम्प्ट छोड़कर, तो मीडियन हमारे लिए कैलकुलेट किससे होता है, तो बेटा ऑजाइव कर से। मीडियन मीडियन को हम किससे निकाल सकते हैं, तो ऑजाइव से, सिर्फ लेस देन है तो वो टिक लग जाएगा। यूजिंग ऑजाइव कर्व वी कैन डिटरमाइन, ऑजाइव से हम मीडियन भी कैलकुलेट सकते हैं, क्वार्टाइल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पार्टीशन वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत लगेगा। द इंटरसेक्शन पॉइंट जो लेस देन एंड मोर देन ऑजाइव का होता है उससे मीडियन निकलता है। लेस देन एंड मोर देन टाइप जहां मीट करते हैं उस पॉइंट पर मीडियन निकलता है। जहां दो कर्व इंटरसेक्ट करते हैं ऑजाइव में बेटा वहां हमारे लिए मीडियन निकलता है, और मीडियन को हम लोग सेकंड क्वार्टाइल भी बोलते हैं। लेस देन मोर देन ऑजाइव का इंटरसेक्शन पॉइंट मीडियन निकलता है। क्वार्टाइल किससे निकाला जा सकता है, तो ऑजाइव से निकाल सकते हैं। हम लोग पार्टीशन वैल्यू किससे निकाल सकते हैं, तो ऑजाइव से निकाल सकते हैं। If we draw a perpendicular on x-axis from the point of intersection of less than and more than ऑजाइव का इंटरसेक्शन पॉइंट पर आप परपेंडिकुलर, ये इंटरसेक्शन पॉइंट और यहाँ आप लोग जो x-axis पर मिलाएंगे यहाँ हमारे लिए मीडियन निकल कर आएगा। लेस देन ऑजाइव किस शेप का होता है, तो एस शेप होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हमारे लिए बेल शेप दिखाते हैं। ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है। इन लेक्चर्स में ना पर डे बेटा आप लोगों को टॉपिक ये अलग अलग कर क्वेश्चंस दिए, ये मॉड्यूल वगैरह में एग्जाम क्वेश्चन में ऐसे नहीं है टॉपिक वाइज क्वेश्चन, बट मैंने आपको जैसे जैसे स्टडी करते गए वैसे टॉपिक दिए, कोई अलग क्वेश्चन नहीं आते। जो यहाँ पर क्वेश्चंस पैटर्न है बेटा वही क्वेश्चंस पैटर्न आपके रिपीट होते हैं, लैंग्वेज हल्का फुल्का अलग होता है। 3-4 क्वेश्चन ही होंगे, देखो ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते नहीं है इस चैप्टर से भी, तो 4 एक क्वेश्चन का वेटेज मान लो आपका। इसके बाद सारा प्रैक्टिकल है तो वहाँ डिजिट्स वगैरह चेंज हो जाती हैं, कंसेप्ट तो वही रहेंगे जो हम लोग सीखेंगे। तो अब हमारा पूरा प्रैक्टिकल टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे लिए आता है और वो होगा बेटा हमारे लिए सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट। देखिए हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था ना स्टैटिस्टिक्स को, तो हम लोगों ने एक पॉइंट बोला था कि यहाँ 5 स्टेप्स होती हैं, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम लोग कर चुके हैं। अब जो हमारे लिए टॉपिक आता है वो एनालिसिस आता है। स्टेट्स में जब आप एनालिसिस करना चाहते हैं, मतलब किसी रिजल्ट पर पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहला कैलकुलेशन आता है जिसको बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारे लिए एनालिसिस में आता है उसको हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पॉइंट आता है सर सेंट्रल टेंडेंसी किसको बोलते हैं,
तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कि एक सीरीज में, जो डेटा सीरीज हम लोग पढ़कर आए, एक सीरीज में जो अलग अलग वैल्यूज हैं, उन डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू में से किसी एक ऐसे सिंगल वैल्यू को सेलेक्ट करना जो आप लोगों के सीरीज की सारे वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन कर दे। और सिंगल वैल्यू को कैलकुलेट करना हमारे लिए सेंट्रल टेंडेंसी कहलाता है। फिर से समझ लो बेटा, हमारे लिए सीरीज में अलग अलग वैल्यू जो है ना, क्वेश्चन में सीरीज में उस अलग अलग वैल्यू में से किसी एक ऐसे सिंगल वैल्यू को सेलेक्ट करना जो रिमेनिंग सारे वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन कर दे। उस सिंगल वैल्यू को हम लोग मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। लाइक मान लीजिए, अब मैं आप लोगों से ये पूछूं कि आप लोगों के टेंथ में कितना परसेंटेज बना, तो आप मुझे ये बोलते हो कि सर हमारे ना 92 परसेंटेज बने। ये 92 परसेंटेज क्या है? इट इज ए सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ योर रिजल्ट। जो आपका रिजल्ट था ना, मार्क्स स्कोर्ड बाय यू, उसका बेटा एक ये सेंट्रल टेंडेंसी है। बेटा आप जब मुझे ये बोलते हो कि सर ना हमारे लिए 5 सब्जेक्ट में सब मिलाकर 92% हमारे यहाँ बना, ये 92% ना आपके पूरे रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर देता है। ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि सारे सब्जेक्ट में इक्वल टू 92 आए होंगे, कुछ में 92 से ज्यादा होंगे, कुछ में 92 से कम होंगे, लेकिन उन सारे रिजल्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंगल वैल्यू यूज करते हैं, और इस सिंगल वैल्यू को हम लोग बेटा यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। मैं अब आपसे पूछूं कितना बना और आप खड़े होकर बेटा मुझे सारे सब्जेक्ट के मार्क्स बताओ, तो मैं किसी एनालिसिस पर नहीं जा सकता कि आपका लेवल कैसा है। उसकी जगह आपने एक सिंगल वैल्यू बोला ना, तो मैं जज कर लूंगा कि आपका लेवल कैसा है। जब विराट कोहली बेटा मैच खेलने आएगा तो आपने देखा होगा कि टीवी स्क्रीन पर एक पॉइंट आता है कि एवरेज स्कोर आता है कि उसका ना एवरेज स्कोर मान लो 52 है 200 इनिंग्स में। मतलब उसने अब तक 200 इनिंग्स में एवरेजली 52 रन्स स्कोर किए। व्हाट इज दिस? ये क्या है बेटा? तो ये हमारे लिए ना सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ रन स्कोर्ड बाय विराट कोहली इन डिफरेंट इनिंग्स है। ये 52 रन्स बेटा हमारे लिए विराट कोहली के सारे इनिंग्स के रन्स का रिप्रेजेंटेशन करता है। ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि उसने सारे इनिंग्स में इक्वल टू 52 बनाए होंगे, कुछ में 52 से ज्यादा होंगे, कुछ में 52 से कम होंगे। लेकिन मान लो हमारे टीवी स्क्रीन पर ना 200 इनिंग्स की एक लिस्ट आ जाए कि सर ना उसने फर्स्ट मैच में इतना बनाया, सेकंड में इतना, थर्ड में इतना, फोर्थ में इतना, 199 मैच में इतना बनाया, 200 मैच में इतना बनाया। तो ना बेटा हम मैच में टीवी स्क्रीन पर अगर ये आ जाए तो हम किसी एनालिसिस पर जा नहीं पाएंगे। तो क्या हुआ, इन 200 ही इनिंग्स में जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है, उन डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंगल वैल्यू सेलेक्ट की गई इनमें से, वो हम लोगों को इन सारे मार्क्स, इस सारे रन्स का बेटा ना रिप्रेजेंटेशन कर देती है। इस वैल्यू को हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा सेंट्रल टेंडेंसी किसको बोला जाता है। अब सेंट्रल टेंडेंसी जो होते हैं ना बेटा, उन्हीं को हम लोग एवरेजेस भी बोलते हैं। दो टाइप के एवरेजेस हमारे लिए कैलकुलेट होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं बेटा मैथमेटिकल एवरेजेस, एक को हम लोग मैथमेटिकल एवरेजेस बोलते हैं, और एक को हम लोग पोजिशनल एवरेजेस बोलते हैं। दो टाइप के एवरेजेस हमारे लिए होते हैं, एक को बोलते हैं मैथमेटिकल एवरेजेस और एक को बोला जाता है पोजिशनल एवरेजेस। मैथमेटिकल एवरेजेस में 3 टाइप की कैलकुलेशन आती है। एक आता है अर्थमेटिक मीन, एक आएगा हार्मोनिक मीन, और एक आएगा हमारे लिए ज्योमेट्रिक मीन। 3 टाइप के हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी मैथमेटिकल एवरेजेस में रीड करेंगे: अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। एंड पोजिशनल एवरेज में हम लोग 3 कैलकुलेशन: मोड, मीडियन एंड पार्टीशन वैल्यू। ये हमारा सेकंड चैप्टर का सिलेबस है। तो हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी निकालना सीखेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी बेटा डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू में से एक ऐसा सिंगल वैल्यू सेलेक्ट करना जो आपके सीरीज के सारे वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उससे सेंट्रल टेंडेंसी बोलेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी को एवरेजेस भी बोला जाता है। ये एवरेजेस दो टाइप का होता है: मैथमेटिकल एवरेजेस एंड पोजिशनल एवरेजेस। मैथमेटिकल एवरेजेस हमारे लिए 3 टाइप के रीड होंगे: अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। और पोजिशनल एवरेज भी हम लोग 3 टाइप के कैलकुलेट करेंगे: मोड, मीडियन एंड पार्टीशन वैल्यू। ये जितने भी पोजिशनल एवरेजेस है ना, इनकी कैलकुलेशन आप ग्राफ में कर सकते हैं। कल ही हम लोग रीड कर कर आए,
ग्राफ में पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हो। मोड में हिस्टोग्राम हाईएस्ट रेक्टेंगल वाला। मीडियन और पार्टीशन वैल्यू याद आए तो बेटा ऑजाइव से बेटा इंटरसेक्शन पॉइंट वगैरह से हम लोग इनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि इनकी कैलकुलेशन ग्राफ में पोजीशन को फाइंड आउट करके किया जा सकता है, इसलिए इनको पोजिशनल एवरेज कहते हैं। बट वर्ड में ऐसा कोई ग्राफ नहीं बना है जिससे कि आप अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन निकाल सके। और इनकी कैलकुलेशन ना हम करते वक्त इनमें कुछ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज भी होती है। सर ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ये मैं आगे रीड करूंगा तब समझाऊंगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि एवरेज दो टाइप के हो गए, मैथमेटिकल एवरेज एंड पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज एम, जीएम एंड एचएम होता है, और उनका बेटा ना मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज भी होती है। पोजिशनल एवरेज की कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं होता है, बट इनका कैलकुलेशन ग्राफिकल पॉसिबल होता है। मोड, मीडियन एंड पार्टीशन वैल्यू, मोड हिस्टोग्राम में, मीडियन एंड पार्टीशन वैल्यू ऑजाइव में निकल सकता है। तो ये 6 अलग अलग टॉपिक है जिनको हम लोगों को रीड करना है। 7 to 8 डेज का वापस आप लोगों के लिए पूरा चैप्टर रहेगा जिसमें ये फिनिश होगा। सबसे पहला टॉपिक हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो अर्थमेटिक मीन होगा। आप लोगों को ये जो नोट शीट मिलेगी ये पूरा अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड होगी। तो यहाँ पर जो आप लोगों को 8 पेज में बेटा यहाँ पर एक पूरा नोट्स मिलेगा, ये पूरा आप लोगों का अर्थमेटिक मीन होगा। सारा थ्योरी, मॉड्यूल क्वेश्चन और एग्जाम क्वेश्चन वापस से मैंने अलग सेपरेट कर आप लोगों को यहाँ पर बना कर दिए हैं। और जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं उसको संडे को आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। कैसे होगा, क्या प्रोसीजर होगा, वो सारा आप लोगों को ग्रुप में डाल दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, और उसके अकॉर्डिंग बता दिया जाएगा। तो संडे को आप लोगों का पूरा टेस्ट है। जो भी नोट शीट्स आपको मिली है उनको स्टडी करें अच्छे से। थ्योरी चैप्टर है वो तो थ्योरी क्वेश्चन ही रहेंगे, उसमें कुछ बदलेगा नहीं। तो जो भी नोट्स में उसी को आप लोगों को प्रिपेयर करना है। तो अब हम लोग अभी जो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं वो रहेगा बेटा हमारे लिए अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन। आज जो मैं रीड कराने वाला हूँ अगले 15-20 मिनट्स कुछ भी न्यू नहीं है, आप लोगों का 11th तक रीड करा हुआ है। इस अर्थमेटिक मीन को कल हम लोग थोड़ा हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्ट करेंगे, बट पहले बेसिक लर्न करना जरूरी होगा। अर्थमेटिक मीन बेटा एक सिंपल सा, जब आप एवरेज कैलकुलेट करते हो, लाइक एवरेज मार्क्स हो गए, एवरेज रन हो गए, और नेक्स्ट एवरेज को बेटा हम लोग यहाँ अर्थमेटिक मीन कहते हैं। अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन अगर हम लोगों को करना हो तो हमारे पास ना स्टेट्स में डेटा सीरीज बेटा दो टाइप का होता है, इंडिविजुअल एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगेन टू टाइप का होता है, नॉन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसको डिस्क्रीट सीरीज बोला जाता है, एंड ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज बोलते हैं। तो हम लोगों को ना यहाँ कैलकुलेशन 3 अलग अलग सीरीज में रीड करना है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है, जहां सिंगली डाटा लिस्टेड होते हैं, तो जहां सिर्फ आपको वैल्यू गिवन है या रोल नंबर के अकॉर्डिंग डाटा गिवन है, सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग गिवन है, नेम के अकॉर्डिंग गिवन है, मंथ ईयर के अकॉर्डिंग गिवन होता है, तो उससे हम लोग इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं। हम लोग रीड कर चुके हैं। इंडिविजुअल सीरीज में अर्थमेटिक मीन का अगर कैलकुलेशन करना होता है तो दो मेथड हम लोगों को यूज करने, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। अर्थमेटिक मीन को हम लोग ना एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्ट मेथड में अर्थमेटिक मीन को अगर कैलकुलेट करना होता है ना तो एक्स बार का एक फॉर्मूला बनता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। आपने प्रीवियस क्लासेस में रीड करा हुआ है, वही सारा अभी अपने को देखना है। सिग्मा एक्स का मतलब होता है टोटल ऑफ वैल्यू, क्योंकि यहाँ वैल्यू सिंगल लिस्टेड होंगे, और एन का मीनिंग होगा हमारे लिए नंबर ऑफ वैल्यू। मान लो हमारे पास एक्स है यहाँ पर 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो यह सिर्फ एक्स सिंगल लिस्टेड है, इट इज एन इंडिविजुअल सीरीज। अब अगर मैं अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना चाहूँ तो डायरेक्ट मेथड अगर यूज करें तो सिग्मा एक्स कैलकुलेट करेंगे, समेशन ऑफ एक्स करेंगे। समेशन ऑफ एक्स हमारे लिए 30 हुआ, तो हम एक्स बार कैलकुलेट कर सकते हैं सिग्मा एक्स अपॉन एन। 30 अपॉन एन नंबर ऑफ वैल्यू क्वेश्चन में 5 है, तो 30/5 करोगे तो ये हमारा आंसर जो आएगा वो हमारे लिए 6 हो जाएगा। तो यह आप लोगों का डायरेक्ट मेथड। और इन केस अगर हम लोग शॉर्टकट मेथड यूज करें तो याद आए तो आपको आपने प्रीवियस क्लासेस में रीड करा हुआ है, शॉर्टकट मेथड में हम लोग क्या करेंगे ना, इन सारे वैल्यू में से किसी भी एक वैल्यू को अपनी तरफ से एज्यूम मीन मानेंगे, एज्यूम करेंगे कि ये मीन हो सकता है। उसके बाद इस एज्यूम मीन में से हम लोग ना सारे वैल्यू को लेस कर एक डेविएशन कैलकुलेट करेंगे जिसे हम लोग dx बोलेंगे, x माइनस ए।
तो सबसे पहला तो आपको क्या करना है कि सीरीज की किसी भी वैल्यू को एज्यूम मीन मानना है। एज्यूम मीन आप किसी को भी मान सकते हो, कोई नेसेसरी नहीं है कि सीरीज का वैल्यू को ही माने, इन्फिनिट वैल्यू में से किसी को भी मान सकते हैं और आंसर सेम ही आते हैं। देन हम लोग dx कैलकुलेट करेंगे, डेविएशन निकालेंगे, जिसे हमने एज्यूम मीन माना था उससे सारे x में से लेस करेंगे जिसको हम लोग dx बोलेंगे। एंड फाइनली x बार का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। तो हम लोग क्या करेंगे ना, सिग्मा dx अपॉन n करेंगे तो ये तो आ जाएगा एक नए सीरीज का अर्थमेटिक मीन जो कि आपका dx बना था, और हमें ओल्ड सीरीज का ही मीन चाहिए ना, तो जो a हमने सारे वैल्यू में से लेस करा था उस a को वापस से फॉर्मूले में ऐड कर दो, आप लोगों का वही मीन आ जाएगा x सीरीज का। तो सिग्मा dx अपॉन n करना तो dx सीरीज का मीन आ गया, लाइक सिग्मा x अपॉन n x सीरीज का मीन था। और अगर मुझे x सीरीज का मीन चाहिए तो सिग्मा dx अपॉन n करने पर तो dx सीरीज का मीन आया है। और dx हमने तब बनाया था जब सारे x में से a लेस करा था। तो अगर हम सिर्फ सिग्मा dx अपॉन n करें तो dx सीरीज का मीन हो गया। हमें x सीरीज का मीन चाहिए तो x और dx सीरीज में फर्क उतना सा है कि हमने x में से a लेस कर रखा है। वापस x सीरीज का मीन चाहिए तो एज्यूम मीन हम लोग उसमें ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास x है 2 4 6 8 10, इंडिविजुअल सीरीज है। मीन अगर निकालू डायरेक्ट मेथड ले तो सिग्मा x अपॉन n करेंगे, शॉर्टकट मेथड अगर बनाएं तो हम एज्यूम मीन इसमें से लेंगे, किसी को भी ले सकते हो, मान ले मैं 4 को ले रहा हूँ, dx x माइनस a हो जाएगा तो एक न्यू सीरीज बन जाएगी, वो x ना होकर dx होगी। 2 माइनस 4 माइनस 2, 4 माइनस 4 6 माइनस 2 8 माइनस 4 10 माइनस 4, इसको ऐड करेंगे सिग्मा dx तो ये 10 आएगा हमारे लिए। और अब अगर आप x बार करते वक्त सिर्फ सिग्मा dx अपॉन n करें तो ये सिर्फ dx सीरीज का मीन है। और अगर x सीरीज का मीन चाहिए तो जो a बनाया लेस करा था dx बनाते वक्त तो वो वापस से ऐड कर दोगे। एज्यूम मीन हमने 4 लिया था, सिग्मा dx से 10 आया, अपॉन 2 करा, 4 प्लस 2 वही 6 आंसर हमारे लिए आ जाएगा जो हमारे लिए डायरेक्ट मेथड में था। तो इंडिविजुअल सीरीज में दो मेथड थे, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट में सिग्मा एक्स अपॉन एन, शॉर्टकट में a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। कुछ नया नहीं है, आपका ऑलरेडी रीड करा हुआ है। देन डिस्क्रीट सीरीज अगर हमारे लिए हो, डिस्क्रीट नॉन ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में भी अर्थमेटिक मीन, डिस्क्रीट सीरीज नॉन ग्रुप बोले तो एक्स एंड फ्रीक्वेंसी होंगे। यहाँ भी दो मेथड हमारे पास होते हैं, एक को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड और एक को हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड अगर हम लोग यूज करें तो डायरेक्ट मेथड में क्योंकि यहाँ x एंड f दोनों होते हैं तो हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले x और f को मल्टीप्लाई करेंगे, और x एंड f को मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो जो वैल्यू हमारे लिए बनकर आएगी उससे हम लोग fx कहेंगे। तो हम f एंड x दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जिसको हम लोग fx बोलेंगे। और अब हमारा x बार का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा fx अपॉन n। देखो इंडिविजुअल सीरीज में तो फॉर्मूला था सिग्मा एक्स अपॉन एन, क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी और है ना तो इसको हम लोग सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन बोलेंगे। और पूरी स्टेट्स में एक पॉइंट तो आप अच्छे से याद रख लें, जब भी फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी दो केस में गिवन होता है, एक डिस्क्रीट सीरीज में और एक कंटिन्यूस सीरीज में। उस केस में जब भी मैं एन लिखूँ ना तो एन का मतलब सिग्मा एफ होता है, सिग्मा एफ होता है, तो आप यहाँ सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं। इंडिविजुअल में तो n का मतलब नंबर ऑफ वैल्यू ही होता है, लेकिन अगर डिस्क्रीट या फिर कंटिन्यूस सीरीज है तो n का मीनिंग हमारे लिए सिग्मा f से होता है। तो यहाँ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे होगा, मान लें मेरे पास x है 2 4 6 8 10, फ्रीक्वेंसी है 3 7 10 6 एंड 4। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ x एंड फ्रीक्वेंसी दोनों को, ये डिस्क्रीट सीरीज हो गया। डायरेक्ट मेथड अगर लेते हैं तो हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर कर एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे, 6 28 60 48 एंड 40। तो सिग्मा एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा एफ एक्स हमारे लिए 182 हो गया, और एन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा जो कि हमारे लिए 30 कहलाएगा। अब हम एक्स बार कैलकुलेट कर सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन 182 अपॉन 30, ये सोल्व करोगे तो आंसर हमारे लिए 6.06 हो जाएगा।
तो डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड अगर लेना है तो एफ एक्स कैलकुलेट करना होगा और फिर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे। बट इनकेस अगर शॉर्टकट मेथड यूज करोगे तो शॉर्टकट जब भी ना होए ना, दो जने याद रख लेना, ए और डी एक्स चाहिए। तो जब जब भी मैं शॉर्टकट बोलूँ, एज्यूम मीन लेना है, डी एक्स कैलकुलेट करना है, एक्स माइनस ए। अब अगर इंडिविजुअल सीरीज था तो सिंपल सा एक्स बार ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन हम लोग लिख रहे थे। बट यहाँ क्या ना, हमारे पास फ्रिक्वेंसी और होगा, फ्रिक्वेंसी भी होगी, तो इस रीजन से हम लोग क्या करेंगे ना, इस dx को फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसे हम लोग एफ डी एक्स बोलेंगे। तो एक्स बार इक्वल टू हमारे लिए ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन हो जाएगा। इंडिविजुअल में तो हम लोग बेटा ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन बोलते थे, यहाँ ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन हो जाएगा। एक मान ले एक्स है हमारे पास 2 4 6 8 10, फ्रिक्वेंसी है हमारे पास 3 7 10 6 एंड 4। डिस्क्रीट सीरीज हो गया। डायरेक्ट मेथड लें तो एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे, शॉर्टकट मेथड लें तो एज्यूम मीन एंड डी एक्स याद आना चाहिए। तो एज्यूम मीन हम लोगों ने लिया 6, मान लें एक्स में से किसी भी एक को ले लें, डी एक्स कैलकुलेट करोगे एक्स माइनस ए, 2 माइनस 6 माइनस 4, 4 माइनस 6 माइनस 2, 6 माइनस 6 8 माइनस 6 10 माइनस 6। और अब इसको फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी एक्स हो जाएगा -12 -14 0 12 16। समेशन लगाएंगे तो ये सिग्मा एफ डी एक्स हमारे लिए 2 आएगा, और n का मतलब इस केस में हमारे लिए फ्रिक्वेंसी के समेशन से होगा, जो कि हमारे लिए 30 है। तो x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन हो जाएगा। Assume means 6, sigma fdx 2, and sum of frequency 30। तो 6 प्लस 2 बाई 30 करोगे तो 0.06, और आंसर 6.06 हमारे लिए हो जाएगा। तो ये आप लोगों का डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में भी हमारे लिए 2 मेथड है। डायरेक्ट मेथड अगर यूज करते हैं तो x बार का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन होगा, और शॉर्टकट मेथड यूज करें तो x बार का फॉर्मूला a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन होता है। फाइनल कंटिन्यूस सीरीज। एक कंटिन्यूस सीरीज के लिए मैं आपको एक लॉजिक समझा रहा हूँ बेटा ना। कंटिन्यूस सीरीज हमने बोला है कि वो होता है जिसमें आपके पास क्लास एंड फ्रिक्वेंसी गिवन हो, और किसी भी केस में कंटिन्यूस सीरीज में हम लोग मैथमेटिकल एवरेज कैलकुलेट नहीं कर सकते। समझना ध्यान से, क्लास एंड फ्रीक्वेंसी के केस में मैथमेटिकल एवरेज इन द सेंस एम एचएम एंड जीएम कैलकुलेट नहीं होता है। बट अगर आप कैलकुलेशन करना चाहें तो पहले आपको उस कंटिन्यूस सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करना होता है, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। हालांकि वो कैलकुलेशन एक रॉन्ग एजम्पशन ही है, वो कोई करेक्ट एजम्पशन नहीं है, बट ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन करना चाहें तो कंटिन्यूस सीरीज में अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन या फिर हार्मोनिक मीन निकालना होता है, तो पहले कंटिन्यूस सीरीज को हमें डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करना होता है। अब दोनों में फर्क क्या है? कंटिन्यूस सीरीज में क्लास एंड फ्रीक्वेंसी होता है, डिस्क्रीट सीरीज में हमारे लिए एक्स एंड फ्रीक्वेंसी होता है। तो हम क्या करेंगे ना कि क्लास की जगह x बना देंगे, और अगर क्लास की जगह x बन गए तो फिर हमारे लिए वही फॉर्मूला यूज आएगा जो कि हमारे लिए डिस्क्रीट में यूज आता है। वही डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड यूज आएंगे। किसके लिए? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन के लिए। पॉइंट आएगा सर, क्लास को x में कैसे कन्वर्ट करें? तो क्लास को x में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्लास के मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्लास की जगह क्लास का अगर मिड वैल्यू बना दिया जाए तो वो ऑटोमेटिक आप लोगों के लिए ना कंटिन्यूस सीरीज से डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि मिड वैल्यू का यूज मीन 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 डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। मीन का मतलब यहाँ तीनों मीन के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, अर्थमेटिक मीन के लिए भी, हार्मोनिक मीन के लिए भी, और ज्योमेट्रिक मीन के लिए भी। क्लास की जगह हमें मिड वैल्यू निकालना होगा। हाँ, मोड एंड मीडियन पार्टीशन वैल्यू बेटा पोजिशनल एवरेज है, उनकी कैलकुलेशन कंटिन्यूस सीरीज में कर सकते हैं,
इसका मतलब वहां मिड वैल्यू रिक्वायर्ड नहीं होगा, माइंड में बिठाओ। कंटिन्यूअस सीरीज में मैथमेटिकल एवरेज की कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, करना चाहे तो कंटिन्यूअस को हम लोगों को बेटा डिस्क्रीट में कन्वर्ट करना होता है, और कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पोजिशनल एवरेज की कैलकुलेशन कंटिन्यूअस में पॉसिबल होती है, इसलिए वहां आप लोगों को किसी तरह की मिड वैल्यू बनाकर उसे डिस्क्रीट में कन्वर्ट नहीं करना है। तो फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, उससे लॉजिक समझना। मान लीजिए मेरे पास क्लास एंड फ्रीक्वेंसी है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। फ्रीक्वेंसी है वही 3, 7, 10, 6 एंड 4। तो ये मेरे लिए कंटिन्यूस सीरीज हो गया। अगर मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो माइंड में आना चाहिए, इसमें कभी हमारा मैथमेटिकल एवरेज नहीं निकलता है, ना तो एम निकल सकता है, ना ही जीएम, ना ही एचएम। फिर भी निकालना चाहें तो इसको डिस्क्रीट में बदल दो। डिस्क्रीट में बदलने का मतलब हम इसके मिड वैल्यू निकाल देंगे, जिसको हम लोग एक्स बोलेंगे। मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता था L1 प्लस L2 अपॉन 2। 0 to 10 की मिड वैल्यू 5, 10 to 20 की 15, 20 to 30 का 25, 30 to 40 का 35 एंड 40 to 50 का हमारे लिए 50, 45 हमारे लिए मिड वैल्यू आएगा। अब मिड वैल्यू अगर हमने कैलकुलेशन कर लिया ना बेटा, तो अब भूल जाओ कि तुम्हारे पास क्लास थे, ये एक्स एंड फ्रिक्वेंसी हो गया। यू हैड टू मेथड, डायरेक्ट एंड शॉर्टकट। अगर डायरेक्ट मेथड यूज करते हो तो एफ एक्स कैलकुलेट कर लो। 15, 105, 250, 210, 180। समेशन लगा लो, सिग्मा एफ एक्स हमारे लिए हो जाएगा। तो सिग्मा एफ एक्स अगर हम लोग यहाँ पर बनाएं तो ये सिग्मा एफ एक्स हमारे लिए कैलकुलेट होगा 760, और n का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है 30, और x बार इक्वल टू वही फॉर्मूला जो डायरेक्ट डिस्क्रीट सीरीज में रीड करा था, सिग्मा एफ एक्स 760 n 30। तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 25.33। तो हमने ये जो कैलकुलेशन करी ना, ये बिल्कुल है रॉन्ग। रॉन्ग क्यों है वो भी मैं आपको समझा दूं। हम पढ़ते जरूर, हमने करा जरूर, ये क्यों रॉन्ग है वो देखो, कंटेंट समझो। हम क्या बोल रहे हैं, ये तीन वो स्टूडेंट है ना जिनके मार्क्स 0 से लेकर 9.99 तक कुछ भी आए होंगे, बट हमने मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, मतलब हम लोग ने ये मान लिया कि इन तीनों स्टूडेंट्स के 5 मार्क्स आए हैं, इसलिए तो हमने इसको 5 टाइम लेकर 15 कर दिया। समझो, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि 7 स्टूडेंट्स वो हैं जिनके मार्क्स 10 से लेकर 19.99 में से कुछ भी आ सकता, हो सकता है ये सातों के 10 मार्क्स आए हो, या इनमें से किसी के 10, किसी के 11 आए हो, ऐसा टेलीवार आए होंगे। बट हम लोग मीन निकालते वक्त ये मान लेते हैं कि सारी वैल्यू इक्वल टू मिड वैल्यू ही थी, मतलब हम लोगों ने ये एज्यूम कर लिया कि इन सातों स्टूडेंट्स के मार्क्स इक्वल टू 15 रहे होंगे, बट प्रैक्टिकल ये नहीं रहा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये निकल भले ही गया है, मगर इसका कोई सिग्निफिकेंट व्यू नहीं है। तो हम लोगों ने एक मान लिया कि ये हमारे लिए इक्वल टू बेटा 15 ही रहे होंगे। तो अगर आप लोगों को डायरेक्ट मेथड लेना है तो एफ एक्स बनाकर हम लोग सोल्व कर लेंगे, और अगर हम लोग शॉर्टकट मेथड लें, क्लास है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। फ्रीक्वेंसी है 3, 7, 10, 6 एंड 4। क्लास एंड फ्रीक्वेंसी है। मीन निकालना है, एम जी एम एच एम में से कुछ भी निकालना है। मिड वैल्यू कैलकुलेट कर कर उसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर दो। 5, 15, 25, 35, 45। डायरेक्ट मेथड कैलकुलेट करें तो एफ एक्स बना देंगे, शॉर्टकट लें तो हम लोग एज्यूम मीन ले लेंगे। एज्यूम्ड मीन मिड वैल्यू में से किसी भी एक को ले लो, हमने 25 को लिया। dx कैलकुलेट करेंगे x माइनस ए, x मिड वैल्यू को बोल रहे हैं, 5 माइनस 25 माइनस 20 माइनस 10, 25 माइनस 25, 35 माइनस 25, 45 माइनस 25। एफ डी एक्स कैलकुलेट करेंगे, 3 इंटू माइनस 20 माइनस 60 माइनस 70, 0, 6 इंटू 10,
4 इंटू 20, सिग्मा एफ डी एक्स 10 हमारे लिए हो जाएगा और n सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 30 हो जाएगा। x इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन n। एज्यूमिन हमने 25 को लिया था, सिग्मा एफ डी एक्स 10 है और n सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 30 है। 25 प्लस 0.33 वही सेम आंसर आ जाएगा 25.33। तो हमने कुछ नया नहीं करा है, सिर्फ आप लोगों को डिस्क्रीट सीरीज बनाना है मीन के लिए, मिड वैल्यू कैलकुलेट करने। सिर्फ 1 मार्क्स में क्या इतने बड़े क्वेश्चन होंगे क्या? ऑब्वियसली नहीं होंगे, बट बेसिक हम लोग एक बार लर्न कर रहे हैं और उसके बाद मैं आपको कल इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कन्वर्ट करूंगा। अब ना एक चीज और ध्यान रखना, हमारे पास ना यहाँ एक और मेथड होता है कंटिन्यूअस सीरीज में, आप सबने भी पढ़ा हुआ है, जिसको हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं और ये मेथड हमारे लिए तभी यूज आता है जब क्लास में जो डिफरेंस है वो हमारे लिए इक्वल है। मतलब इक्वल डिफरेंस के केस में वी हैव 3 ऑल्टरनेट, या तो हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं या शॉर्टकट या स्टेप डिवीजन। सर ये स्टेप डिवीजन कैसे सोल्व होता है? देखो हमारे लिए क्लास है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50। फ्रीक्वेंसी 3, 7, 10, 6 and 4। क्लास है तो माइंड में बिठा लो एम जी एम एच एम के लिए मिड वैल्यू तो बनाना ही बनाना है, जिसको हम लोग x बोलेंगे। मिड वैल्यू हमारे लिए 0 to 10 का 5, 15, 25, 35 एंड 45 हो जाएगा। और अब अगर डायरेक्ट लेते तो एफ एक्स कैलकुलेट करते, शॉर्टकट लेते तो डी एक्स निकालते x माइनस ए, और अगर स्टेप डेविएशन लेते हो तो डी डैश एक्स कैलकुलेट करोगे x माइनस ए अपॉन आई। आई का मतलब क्लास इंटरवल होगा। अज्यूम मीन हम लोग x में से किसी भी एक को 25 हमने ले लिया और इंटरवल बेटा i हमारे लिए, इंटरवल यहाँ पर क्वेश्चन में इक्वल है 10। तो x 5 माइनस 25, i 10 है तो ये सोल्व करने पर -2 होगा। 15 माइनस 25 अपॉन 10 करने पर -1, 25 माइनस 25 अपॉन 10 0, 35 माइनस 25 अपॉन 10 करोगे तो +1, और फाइनली हम लोग 45 माइनस 25 अपॉन 10 करेंगे तो ये हमारे लिए 2 आ जाएगा। तो ये हमारा डी डैश एक्स, फिर वही एफ डी एक्स की जगह एफ डी डैश एक्स कैलकुलेट कर लो। 3 इंटू -2, एक्स F3 है, डी डैश एक्स -2 है, -6, 7 इंटू -1, 10 इंटू 0, 6 इंटू 1, 4 इंटू 2। तो सिग्मा एफ डी डैश एक्स ये हमारे लिए 1 प्लस का आ जाएगा, और n सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 30 हमारे लिए होगा। और अब ना x बार का फॉर्मूला थोड़ा सा हमारे लिए चेंज हो जाएगा, और x बार का फॉर्मूला बनेगा a प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन n इंटू आई, और करेंगे a हमने लेस करा था ना तो फॉर्मूले में एड वापस कर दिया, और हमने डी डैश एक्स बनाते वक्त आई डिवाइड दे दिया था, तो करेक्ट करने के लिए इंटू आई वापस कर देंगे, नहीं तो वो आपका आंसर मैच नहीं होगा। तो ए अज्यूम मीन हमारे लिए 25, सिग्मा एफ डी डैश एक्स 1, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30 और इंटरवल हमारे पास 10, तो 0 से 0 गया, 1/3 वापस से सोल्व करोगे तो 25 प्लस 0.33, अगेन अपना आंसर 25.33 बन जाएगा। ये आप लोगों का अर्थमेटिक मीन तीनों सीरीज में इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। अभी इनको हमें ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर बदलना बाकी है, बट आज आप लोग एक बार यहाँ तक का देखोगे। देखो हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी को रीड कर रहे हैं। सेंट्रल टेंडेंसी हमारे लिए डिफरेंट वैल्यू में से एक ऐसा सिंगल वैल्यू होता है जो पूरे सीरीज की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर देता है, उससे हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। इन्हें एवरेजेस भी बोला जाता है। दो टाइप के होते हैं,
मैथमेटिकल एवरेजेस एंड पोजिशनल एवरेजेस। मैथमेटिकल एवरेजेस में हमारे लिए 3 कैलकुलेशन आती है, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। इनके कुछ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, इसलिए इनको मैथमेटिकल एवरेज कहते हैं। फिर आता है हमारे लिए पोजिशनल एवरेज, इसमें 3 कैलकुलेशन, मोड, मीडियन, पार्टीशन वैल्यू। इनके कोई बेटा हमारे पास यहाँ पर मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं और इन्हें ग्राफिकल निकाला जा सकता है, मोड हिस्टोग्राम से, मीडियन पार्टीशन हमारे लिए औजाइब से। आज हमने अर्थमेटिक मीन शुरू किया। एक सिंपल एवरेज जब आप कैलकुलेट करते हैं तो उसे अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज, 3 टाइप के डाटा गिवन हो सकते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में जहां x होता है सिर्फ, तो यहाँ कैलकुलेशन करने के लिए 2 मेथड है हमारे पास। डायरेक्ट में x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, और शॉर्टकट में x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। डिस्क्रीट सीरीज में x एंड फ्रीक्वेंसी होता है। यहाँ भी 2 मेथड, x बार इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n, n का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, और यहाँ a प्लस सिग्मा fdx अपॉन n। कंटिन्यूअस सीरीज में तो कैलकुलेशन होती ही नहीं है, वो हो भी रहा है वो गलती है, वो कोई प्रूव कंडीशन नहीं है, बट ठीक है कैलकुलेशन में हम लोग यूज कर लेते हैं। तो कंटिन्यूअस सीरीज में हम लोग बेटा यूज करें तो यहाँ पर आप लोगों के लिए वही मिड वैल्यू निकाल लो, और उसके बाद यही फॉर्मूले सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, यहाँ पर अगेन ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। बट एक और मेथड हमारे पास होगा स्टेप डेविएशन, और ये तभी आएगा जब इंटरवल इक्वल होता है। और अब फॉर्मूला हमारे लिए a प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन एन इंटू आई हो जाएगा। तो आज आपको जो वर्क करना है, आप लोगों को नोट्स में हर चीज विथ स्टेप्स लिखी हुई मिलेगी प्रॉपर फॉर्मेट के साथ। आप एक तो क्वेश्चन नंबर 1 करोगे नोट्स में डायरेक्ट शॉर्टकट दोनों से, फिर पेज नंबर 3 पर आएगा आपका सेकंड क्वेश्चन, फिर पेज नंबर 4 पर आएगा थर्ड क्वेश्चन। इन तीनों क्वेश्चन को जस्ट प्रैक्टिस करना है, कल हम लोग इसको पूरा ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करेंगे। संडे को आपका फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट है, उसकी प्रिपरेशन कर लें। कोई भी इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, कॉल करें और अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कराएं। ओके, थैंक्स अ लॉट।